गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर इंजीनियर रत्नेश गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास में। और अभी हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लोगों को और लोगों को तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, हमारे वीडियो लेक्चर्स को पहुंचाएं, जिससे और लोगों को भी लाभ मिले, आपके लाभ के अलावा दूसरों का भी लाभ मिले, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस, संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। ये लेक्चर बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कवर करेंगे। पेपर 1 जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। तो सबसे पहले इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इतिहास का सिलेबस है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट ही कहेंगे हम इसको, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशियल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। अगला सब्जेक्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू ईटीसी। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार विषयक मुद्दे आदि। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ईटीसी। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें आदि। अगला है हमारा जनरल इशूज, अगला सब्जेक्ट हमारा जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल क्लियर लिखा है कि एक जनरल सामान्य अध्ययन की तरह आपको पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कोई विशेषज्ञता हासिल करनी है, कोई पीएचडी नहीं करनी है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विशेषज्ञता आवश्यक नहीं। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। और लास्ट है हमारा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4, 5, 6, 7 करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। पेपर सेकंड, हाँ ये पेपर फर्स्ट था, इसका पेपर सेकंड है सी सेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षा, कंप्रेंशन गद्यांश आधारित समझ, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, अंतर्व्यक्तिक कौशल सहित संप्रेषण कौशल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक तर्क विकल्प विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स, रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी, मूल अंक ज्ञान, संख्या, उनके संबंध, परिमाण का क्रम आदि, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी आदि, आंकड़ा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, डेटा पर्याप्तता आदि, ठीक है। तो सेकंड सिलेबस में यदि हम देखें, दो चीज़ें हमारे काम की हैं, कंप्रेंशन और एनालिटिकल एबिलिटी। कैसे कि कंप्रेंशन बेस्ड हमारा लर्निंग मॉडल रहेगा कि आपको जो पढ़ाई की जाएगी, आपको टॉपिक की पढ़ाई कराई जाएगी, वो मतलब पैसेज के माध्यम से कराई जाएगी। क्या बोलते हैं इसको, गद्यांश के माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है। गद्यांश के माध्यम से आपको लर्निंग सिखाया जाएगा, आपको समझ विकसित की जाएगी।
ये हमारा मॉडल रहेगा। और यहाँ एंटिकल एबिलिटी इसलिए काम की है कि मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए हमारा एनालिटिकल माइंड डेवलप करना है। तो एंटिकल एबिलिटी इसलिए हमारे सेकंड पेपर की हमारे काम की रहेगी, मतलब जीएस के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अब हम जैसे कि सबसे पहले इतिहास लिखा था, प्राचीन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, और इन्हीं के इतिहास को फिर प्राचीन इतिहास को हमने 10 मॉड्यूल में बांटा है। 10 मॉड्यूल को हम पहले देखेंगे, फिर इसमें से आज एक मॉड्यूल हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में थोड़ा एक्चुअली में इसके पहले जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तरह का मॉड्यूल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और किस तरह से हमारा एक क्या प्लान रहेगा। इसीलिए ये हमने डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाया, पहले हमने उसको क्लियर किया कि हम किस तरह से आगे के हमारे लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे कम टाइम के लेक्चर्स हमारे रहेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। कंप्रेंशन बेस्ड लर्निंग मॉडल में क्या रहेगा कि आपको पैसेज के माध्यम से समझा के आपकी लेक्चर लिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। बहुत अच्छा मॉडल है ये, और ये मॉडल बिल्कुल एक्टिवली वर्क करता है यदि आप लोग इससे जुड़ेंगे। प्राचीन इतिहास 10 मॉड्यूल में हमने बांट दिया है इसको। मॉड्यूल 1, यहाँ पे भी मैं एक बात बता दूँ, बाइलिंगुअल है तो हम बाइलिंगुअल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन इतिहास को हमने 10 मॉड्यूल में जैसे बांटा है। मॉड्यूल 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नगर योजना और वास्तुकला, इकोनॉमी एंड ट्रेड, अर्थव्यवस्था और व्यापार, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट, धर्म और लिपि। इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग वगैरह भी आता है। ठीक है, उसको हम कभी और देख लेंगे, लेकिन अभी जो 10 मॉड्यूल में हमने इसको बांटा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, प्राचीन इतिहास में इसके पहले वो पूरा प्राक इतिहास भी आता है। ठीक है, प्राक इतिहास है ना कि क्वेश्चंस यदि हैं तो हम उसको भी देख लेंगे। अभी हमने जो 10 मॉड्यूल में बांटा है, तो मॉड्यूल 1 हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नगर योजना और वास्तुकला, इकोनॉमी एंड ट्रेड, अर्थव्यवस्था और व्यापार, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट, धर्म और लिपि। मॉड्यूल 2, वैदिक एज एंड लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक और उत्तर वैदिक काल, सोसाइटी एंड पॉलिटी, समाज और शासन व्यवस्था, रिलीजन एंड फिलॉसफी, धर्म और दर्शन, इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। मॉड्यूल 3, महाजनपद एंड राइज ऑफ मगध, महाजनपद और मगध का उदय, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, बिंबिसार और अजातशत्रु, कॉजेस ऑफ मगध राइज, मगध के उत्कर्ष के कारण। ठीक है, मॉड्यूल 4, रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध और जैन धर्म, टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध के उपदेश, जैन प्रिंसिपल, जैन सिद्धांत, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, समाज पर प्रभाव। मॉड्यूल 5, मौर्यन एम्पायर एंड अर्थशास्त्र एज, मौर्य साम्राज्य और अर्थशास्त्र युग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, अशोक का प्रशासन, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस, मौर्य साम्राज्य का पतन। मॉड्यूल 6, पोस्ट मौर्यन पीरियड, उत्तर मौर्य काल, शुंगज, कंस, कुषाण एंड सातवाहन, शुंग, कण्व, कुषाण और सातवाहन। इंडो ग्रीक कॉन्टेक्ट्स, इंडो ग्रीक संबंध, कल्चरल डेवलपमेंट्स, सांस्कृतिक विकास। मॉड्यूल 7, संगम एज, संगम युग, चेर चोल पांड, संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन। मॉड्यूल 8, गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण युग, साइंस एंड आर्ट, विज्ञान और कला, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, प्रशासन और अर्थव्यवस्था। मॉड्यूल 9, पोस्ट गुप्ता पीरियड, उत्तर गुप्त काल, हर्ष टू चालुक्य, पल्लव एरा, हर्ष से चालुक्य, पल्लव युग,
एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति, रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय राज्य। मॉड्यूल 10 एंशियंट साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, प्राचीन विज्ञान, कला, स्थापत्य और साहित्य, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, टेम्पल आर्किटेक्चर और लिटरेचर। ये सीधे सीधे मेंस से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है, जो हमने 10 मॉड्यूल में बांटा है, ठीक है। आपके कोई भी विचार हो, पॉइंट हो, कमेंट हो, आप ज़रूर करें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस टॉपिक को, मॉड्यूल 1 को हम पैसेज के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो पैसेज हम देखते हैं। पैसेज 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पैसेज ये है। पैसेज के आधार पर पहले क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, सिंपल क्वेश्चन भी हैं थोड़े। लास्ट में एनालिटिकल क्वेश्चन जो मेंस के लिए काम करेंगे। यदि आप इन पर वर्क करेंगे तो ये मेंस के लिए भी, ठीक है, काम करेंगे। अब बात आती है, हम सबसे पहले पैसेज देखते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जिसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा आदि थे। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। यहाँ की नगर योजना अत्यंत व्यवस्थित थी, जिसमें पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार और चौड़ी सड़कों का होना उल्लेखनीय है। यह सभ्यता मुख्यतः व्यापारिक थी और कृषि पर आधारित थी। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ आदि की खेती करते थे तथा मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध भी थे। यहाँ से मिली मोहरें, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और धातु के उपकरण इस बात के प्रमाण हैं कि उस समय शिल्पकला और धातु कर्म का स्तर बहुत ऊंचा था। धार्मिक रूप से यह सभ्यता प्रकृति पूजक थी। पीपल के वृक्ष, जल और मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि हमें किसी स्पष्ट मंदिर या देवता की जानकारी नहीं मिलती, परंतु मातृ देवी और पुरुष देवता सभ्यता शिव के प्रारंभिक रूप हैं की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके पीछे नदी प्रवाह में परिवर्तन, पर्यावरणीय कारणों आदि का आगमन प्रमुख माने गए हैं, ठीक है। ये हो गया पैसेज। इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है। सिंधु घाटी का सभ्यता के नगर कौन से थे, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता का आर्थिक प्रशासन, संस्कृति, है ना, और राजनीतिक प्रशासन वगैरह भी है। और सिंधु सभ्यता का पतन भी हुआ है, यदि हम इस पैसेज के बारे में बात करें। अब हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर, यदि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पाटलिपुत्र, हड़प्पा, उज्जैन और वाराणसी, तो क्लियर है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर क्या था, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता किस योग से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता किस योग से संबंधित है, इसका आंसर इसमें कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो सिंधु घाटी की सभ्यता है कांस्य युग से संबंधित, ठीक है, कांस्य युग से संबंधित, इसमें इसका आंसर नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, है ना, ये बिल्कुल क्लियर कहीं मेंशन होगा पक्का इसमें। इसमें पक्की ईंटों के मकान, ऊंची स्नानागार, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किसके लिए प्रसिद्ध था, धार्मिक उपयोग के लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर भी इसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो लोथल क्या था, बंदरगाह था। तो लोथल इसमें बंदरगाह, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आपको लोथल का नाम मिलेगा, ऊपर लोथल है, तो लोथल क्या है, बंदरगाह है,
हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु नहीं जानते थे? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु नहीं जानते थे? लोहा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो मातृ देवी की पूजा कैसे की जाती थी? मातृ देवी और पुरुष देवता है ना, तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी उर्वरता देवी के रूप में। ठीक है, मतलब ये मानते थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कि जो मातृ देवी हैं वो उर्वरता की देवी हैं, धरती माता। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन किस काल में हुआ? ये बिल्कुल क्लियर मेंशन है इस पैसेज के अंदर। 1900 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे किस सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था? यहाँ क्लियर मेंशन है इसका आंसर। इसका आंसर कहाँ मेंशन है? हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है, तो अज्ञात लिपि। निम्न में से कौन सा नगर दो भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा जो गुजरात का नगर था वो दो भागों में विभाजित था। जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की नगरी सभ्यता मानी जाती है। नगर अच्छे उन्नत थे, चौड़ा समकोण पे सड़कें कटती थी, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में कौन सी विशेषता नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में कौन सी विशेषता नहीं थी? अस्थाई झोपड़ियाँ नहीं थी, ईंटों के मकान थे, चौड़ी सड़कें थी। किस नगर से तांबे की मोहर मिली है? तो रोपड़ से मिली है तांबे की मोहर। हड़प्पा सभ्यता में भोजन का प्रमुख अन्न क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में भोजन का प्रमुख अन्न था, क्या था? चावल, जौ, मक्का। यहाँ पे मेंशन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा क्या था, क्या कहते हैं इसको, यहाँ के लोग गेहूँ जौ आदि की खेती करते थे। तो गेहूँ और जौ की तो खेती करते थे। ठीक है, गेहूँ और जौ की खेती करते थे। और गेहूँ जौ, चावल, इसका प्रमुख अन्न जौ था। ठीक है, गेहूँ जौ में जौ आ गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पुष्प की पूजा करते थे? तो बैल की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, कुछ अलग टाइप का उनका बैल था। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में कौन सा प्रमुख नहीं था? पिरामिड पतन, भूकंप, आक्रमण मानते हुए ग्रीक प्रभाव नहीं था, ग्रीक से कोई संबंध नहीं था। किस स्थल से नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति मिली? तो मोहनजोदड़ो से कांस्य मूर्ति मिली है। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन कहाँ पे है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में। सिंधु सभ्यता के नगरों में कैसी ईंटें कैसी थी? पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटें थी। इसके बाद मेंस के लिए कुछ दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके प्रमुख लक्षण स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों पर विद्वानों के विचारों की विवेचना कीजिए। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके प्रमुख लक्षण स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी स्पष्ट सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कई नगर हैं जो नगर बसे हुए थे, जिनका प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो मकान बने थे वो पक्की ईंटों के बने थे, और जिस तरह की नगर में चौड़ी सड़कें हुआ करती थी वो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ये जो मेन पॉइंट हैं इनको आपको स्पष्ट करना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों पर विद्वानों के विचारों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के 3 प्रमुख कारण जो बताए गए हैं उनकी विवेचना करनी है। ठीक है, मेंस के लिए। तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। विश्लेषणात्मक प्रश्न की आप ज़रूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, जिससे आप मेंस के लिए भी अपने को तैयार पाएंगे। ठीक है, आप आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कंप्रेंशन बेस्ड लर्निंग मॉडल में बहुत अच्छा लगा होगा। एक शॉर्ट
मीडियम टाइप का लेक्चर रहेगा और इस तरह से आप हर दिन एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पैसेज के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा इस तरह से। ये आपको लेक्चर कैसा लगा और इस लेक्चर की जो मेथड है वो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे इसी तरह के लेक्चर्स पे आपको कंप्रेंशन बेस्ड लर्निंग मॉडल पे और भी कोर्सेस मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं चैनल को और वीडियो लेक्चर को भी, क्योंकि इस तरह के वीडियो लेक्चर आपको अन्य जगह दुर्लभ होंगे। इस तरह के वीडियो लेक्चर इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद जय भारत। थैंक यू।